क्या वो सीट नहीं निकल रही क्या? नहीं, जब देखो खड़ी रहती हो। जल्दी से दोनों अपना होमवर्क निकालो। किया है ना होमवर्क? तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो सोनू? रोबोट। मैंने कार्टून में देखा है कि रोबोट सब कुछ कर सकता है। रोबोट? पर तुम्हें कैसे पता कि रोबोट असली होता है? मैंने देखा है उन्हें कहाँ देखा है? मेरे घर पे। तुम्हारे घर पे? अरे टीवी पे। चलो अब नंदिनी की शीट पढ़ते हैं। नंदिनी बड़े होकर क्या बनना चाहती है? मैं बड़े होकर अलादीन के चिराग वाला जीनी बनना चाहती हूँ, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है। वो हमारी सारी विशेष पूरी कर सकता है। ये जिन्नी रियल नहीं होते। कभी चिराग घिस के देखा है? कोई नहीं निकलता। मैंने ट्राई किया है। देखा, चीनी असल में होता है। क्या हुआ बच्चों? पंकज भैया, क्या वो जीनी थे? नहीं, वो अमेजोन डिलीवरी पार्टनर थे। मैंने अमेजोन से जो टूथपेस्ट और बुक्स ऑर्डर की थी ना, वही लाए थे। इन्होंने ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पहुंचाई? बुक्स की दुकान और किराने की, दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल सही। लेकिन अमेजोन के पास भी तो बहुत विशाल स्टोरेज सेंटर है, जिसे हम फुलफिलमेंट सेंटर कहते हैं। मानो कि एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ पे सारा ज़रूरी सामान रखा जाता है, जिसे हम ऑर्डर करते हैं। चाहे वो डेली यूज़ का सामान हो, या गिफ्ट्स हो, बुक्स हो, या खिलौने, जो सब एक ही जगह पर रखा जाता है। तो फिर वो कितनी बड़ी जगह होगी ना? हाँ बिल्कुल। सोचो, 24-25 क्रिकेट के मैदान जितनी बड़ी। अगर ये जगह इतनी बड़ी है तो वहां से ऑर्डर करना तो बहुत मुश्किल होगा ना। मतलब पहले ऑर्डर, फिर उस सामान को वहां ढूंढना। हाँ सोनू, याद है दशहरे के मेले में जब हम एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, इतनी भीड़ में, इतने बड़े मैदान में, तो कितने घंटे लग गए थे। बिल्कुल। इन फुलफिलमेंट सेंटर में भी सामान ढूंढना बड़ा मुश्किल होता अगर टेक्नोलॉजी ना होती, लेकिन टेक्नोलॉजी ने सब आसान कर दिया। टेक्नोलॉजी वो सामान को डिलीवर करने में कैसे मदद करती है? सोनू, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर में काम करती है, जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब डिटेल में दे सकती है। क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? हाँ। हाय किया। हाय पंकज। आज मेरा अमेजोन का ऑर्डर डिलीवर हुआ, और ये बच्चे जानना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। मुझे लगा कि आपसे बात कर कर इन बच्चों को इनके सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। बिल्कुल। आओ, मैं आपको बच्चों से मिलाता हूँ। हाय बच्चों, हाय किया। मैं Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में एरिया मैनेजर हूँ। अगर तुम देखना चाहते हो कि यहाँ सब कैसे होता है, तो मेरे साथ एक टूर पर चलना पड़ेगा। टूर? हाँ बिल्कुल, FC's का टूर। FC फुलफिलमेंट सेंटर्स का ही एक निकनेम है। यहाँ क्या होता है? इस जगह पे रोबोट्स और एक्सपर्ट्स मिलके काम करते हैं, ताकि तुम्हारे सारे ऑर्डर्स जल्द से जल्द डिलीवर किए जा सकें। देखा, रोबोट नकली नहीं होते। पर मैंने तो सिर्फ टीवी पर देखे थे। अब तुम इन्हें रियलिटी में भी देख पाओगी। इस टूर में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे हमें सामान पहुंचाने में मदद करती है। हम इसे एक एक करके जानेंगे। रोबोटिक फील्ड, पिक, पैक, स्लैम और फिर शिप। तो टूर के लिए तैयार हो? हाँ किया, चलो चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्विज लेते हैं। क्विज टाइम। Amazon का सबसे जल्दी डिलीवरी रिकॉर्ड क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: पहला 30 मिनट, दूसरा 1 घंटा, तीसरा 3 दिन, चौथा 1 दिन। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है 30 मिनट। एल्गोरिथम क्या होता है और ये कैसे काम करता है? 30 मिनट, ये अमेजोन की सबसे तेज रिकॉर्डेड डिलीवरी है। तो मतलब जब तक हमारे क्लास का एक पीरियड शुरू होकर खत्म हुआ, अमेजोन ने ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया। तुम क्या कर रही हो? अलादीन के चिराग से ऑर्डर डिलीवर करने की कोशिश।
क्योंकि 23 मिनट में डिलीवरी कैसे हो सकती है? ये सब पॉसिबल है टेक्नोलॉजी और स्मार्ट लोगों की वजह से। चलो हम अपने पहले एक्सपर्ट से मिलते हैं जो इस टेक्नोलॉजी को हमारे लिए सुलझा सकते हैं। हे, मेरा नाम त्रिनिदत्त है। हाय त्रिनिदाद। Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में आपका स्वागत है। ये इस पूरे टूर का सबसे पहला स्टॉप है। हम दोनों यही सोच रहे थे कि जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है और हमारे पास सामान इतनी जल्दी डिलीवर कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले आपका ऑर्डर आते ही Amazon उसके लिए सबसे नजदीकी FC को नियुक्त मतलब सेलेक्ट कर देता है। लेकिन इतने सारे ऑर्डर और शहरों के बीच सही नज़दीकी FC का पता कैसे चलता है? एल्गोरिदम्स की मदद से। एल्गोरिदम? क्या ये आपकी तरह कोई एक्सपर्ट है? नहीं, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। एल्गोरिदम कुछ नियम होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कोई टास्क करने के काम आते हैं। इसे एक रेसिपी की तरह सोचो। ये कंप्यूटर को बताता है कि क्या, कैसे और कब करना है। जब हम ये नियम कंप्यूटर की भाषा में लिखते हैं तो ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बन जाता है। ओह, मुझे समझ आ गया। जब एक दिन मम्मी घर पर नहीं थी और मुझे अकेले मैगी बनानी पड़ी तो उन्होंने फ़ोन पर समझाया, पानी उबालना, फिर नूडल को डालना, फिर मसाला, फिर 2 मिनट पकाना। मैंने बिल्कुल उनके बताए तरीके से काम किया और मैगी बन गई। बिल्कुल, ये तो एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, जिससे तुम्हारी भूख की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी रूल्स फॉलो करके अपना सारा काम करता है। तुम दोनों ने फ़ोन में लूडो तो खेला ही होगा, है ना? जब 6 नंबर आता है तो हमको दोबारा बारी मिलती है, और जब तुम्हारी गिट्टी दूसरे पेड़ की गिट्टी के डब्बे में आ जाती है तो वो कट जाती है, उसको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो ये सब फ़ोन तुक्के से नहीं करता, कुछ रूल्स फॉलो करता है। इसी को एल्गोरिदम कहते हैं। बिल्कुल। तो जब तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कंप्यूटर को पहले से पता होता है कि उसे सबसे पास वाला FC ढूंढकर उसे ऑर्डर की जिम्मेदारी भेजनी है। एल्गोरिदम की मदद से ये नजदीकी सेंटर ढूंढा जाता है जहां सामान अवेलेबल होता है और ऑर्डर की जिम्मेदारी उसे दे दी जाती है। इसी तरह हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाता है। और फिर आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा। एक और क्विज के लिए तैयार हो? क्विज टाइम। इनमें से एल्गोरिदम का सही एग्जाम्पल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, टीवी देखना। दूसरा, दोस्तों से बातें करना। तीसरा, खाना बनाना। चौथा, सोना। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है खाना बनाना। एल्गोरिदम को सही से कैसे फॉलो किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, एक एक करके। दूसरा, जैसा मन करे वैसे। तीसरा, ABC के क्रम में। चौथा, इनमें से कोई नहीं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है एक एक करके। रोबोट्स और उनकी सुपर पावर्स। वेलकम किड्स, ये है रोबोटिक फील्ड। क्या आप इन रोबोट्स को देख पा रहे हो? ये एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर सभी ऑर्डर्स को जल्द से जल्द डिलीवर करते हैं। डोरेमोन की तरह वो भी तो रोबोट बिल्ला है। वो भी तो नोबिता की सभी चीजों में मदद करता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि रोबोट्स और एक्सपर्ट्स भी ऐसे ही जुड़े हुए हैं। और इन रोबोट्स का एक निकनेम भी है। हम इन्हें ड्राइव यूनिट्स या ड्राइव्स कहते हैं। वैसे ये रोबोट्स और तुम्हारे रोबोट्स में तो बहुत डिफरेंस है, और ये तो बड़े भी नहीं होते, है ना? राइट, ये 2 तरीकों के होते हैं। एक 340 किलो का और दूसरा 147 किलो का। और रोबोट के ऊपर ये पीले रंग की अलमारी जैसा क्या है? इन शेल्फ्स में वो सभी चीजें स्टोर रहती हैं जो हमारी वेबसाइट पर होती हैं, जिसे सब ऑर्डर करते हैं। और इनका भी एक निकनेम है, पॉड्स। ये पॉड्स इतने बड़े हैं तो रोबोट इनको कैसे उठा पा रहा है? शायद मुझे पता है, जैसे बाहुबली हर चीज को उठा लेते हैं, ठीक वैसे ही, है ना? हाँ, पर यहाँ ये सब साइंस की मदद से हो पाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। वो क्या होती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट लिक्विड एयर प्रेशर का इस्तेमाल करके काम करती है। जब ट्यूब के एक हिस्से में लिक्विड दबाया जाता है तो उसके दबाव डालने पे दूसरी तरफ जो भी भारी चीज होती है वो ऊपर उठ जाती है। देखने में जादुई लगती है,
पर दरअसल ये साइंस है। चिंता मत करो, तुम हाइड्रोलिक्स के बारे में सीनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जैसे कोई रोबोट भारी सामान उठाता है या किसी गैराज में कार ऊपर उठती है, ये सब हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से होता है। तो ये ड्राइव यूनिट्स मतलब रोबोट्स दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। हमारी तरह। हाँ, ये रोबोट्स चल कैसे पाते हैं? मैंने तो सोचा था इनके पैर होते हैं। नहीं, ये पहिए और इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करके चलते हैं और सेंसर्स की मदद से देख पाते हैं कि कहाँ जाना है। सेंसर्स? सेंसर्स को ऐसे सोचो जैसे तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स। ये रोबोट की आंख और नाक है। ये उसे एफसी फील्ड में उसका रास्ता ढूंढने में मदद करते हैं। और अगर सेंसर सही से काम ना करे तो हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसमें हमारी मदद करते हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? हाँ। तो चलो उनसे मिलते हैं। मिलिए रोहित रमन से। हाय रोहित, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्या आप इन बच्चों को बताना चाहेंगे कि आप Amazon रोबोटिक्स में क्या काम करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हेलो बच्चों, मैं Amazon रोबोटिक्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। स्कूल में मुझे गाना बजाना, खेलना, दौड़ना और पढ़ना बहुत पसंद था। अब मैं एक टीम लीड करता हूँ और हम सब मिलके रोबोटिक सेंसर्स के साथ काम करते हैं। कभी कभी ये सेंसर सही से काम नहीं करते, तब मेरी टीम की मदद से हम समझ पाते हैं कि सेंसर्स में क्या गड़बड़ी हुई और ऐसा क्या करें जिससे आगे जाकर ऐसी दिक्कत दोबारा ना हो। ज्यादातर लोग जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उन्हें सिर्फ स्क्रीन या कंप्यूटर पर अपना काम दिखता है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हम एक्चुअली देखते हैं कि रोबोट असल में क्या क्या करता है और ये देखने में बहुत ही मजा आता है। सभी जानकारी देने के लिए धन्यवाद रोहित। बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले एक क्विज लेते हैं। क्विज टाइम। सेंसर क्या करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, ये रोबोट के आंख कान जैसे होते हैं। दूसरा, ये रोबोट को चलने में मदद करते हैं। तीसरा, दोनों बातें सही हैं। चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है दोनों बातें सही हैं। रोबोट एफसी ग्रिड में कैसे चलते हैं? धूम, त्रिशूल, हिया, रोबोट 29, पॉट्स का रक्षक। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं रोबोट्स के बीच की लड़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। लड़ाई क्यों? मुझे लगता है इनके बीच काफी लड़ाई होती होगी, है ना? जब भी इन्हें एक ही जगह से एक ही वक्त पर अलग अलग ऑर्डर को उठाना होगा, जैसे दिवाली के समय जब हम सब एक साथ दिए और लाइट ऑर्डर करते हैं। तू भी ना सोनू, कैसी बातें करते हैं। वो कैसे एक दूसरे को मुक्का मारेंगे? उनके पास तो हाथ ही नहीं होते। मुझे लगता है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते होंगे एक दूसरे से लड़ने के लिए, है ना पंकज भैया? नहीं, सब कुछ बहुत सोच समझ कर तैयार किया जाता है ताकि रोबोट्स आपस में ना टकरा जाए। चलो हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं, वो हमें अच्छे से जानकारी देंगे। सोच तो बहुत अच्छी है बच्चों, पर इसका जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। तुम्हें क्या लगता है पॉड्स में सामान कैसे रखा जाता है? आपको क्या लगता है? क्विज टाइम। पॉड्स में सामान कैसे रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, हर पॉड में अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। दूसरा, सामान ABC के हिसाब से रखा जाता है। तीसरा, एक जैसे सामान को एक पॉड में रखा जाता है। चौथा, जो चीज ज्यादा बिकती है उसे पहले रखा जाता है। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है, हर पॉड में अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। तो पूरी रोबोटिक फील्ड में हर सामान को अलग अलग पॉड्स में रखा जाता है। जब आप कुछ ऑर्डर करते हो तो सिस्टम पॉड के सबसे नजदीकी रोबोट को वो ऑर्डर उठाने का काम देता है। ठीक वैसे ही जैसे एल्गोरिदम ने आपका ऑर्डर आते ही एक नजदीकी FC को असाइन किया था। इस तरह सभी रोबोट्स एक वक्त पर एक जगह पे नहीं होते और टकराते नहीं है। पर अगर रास्ते में रोबोट्स एक दूसरे से टकरा गए तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ है और किस रास्ते से जा रहे हैं। बिल्कुल सही।
इसीलिए हम क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे सभी रोबोट्स की लोकेशन हमारे सिस्टम में रहती है। क्यूआर कोड्स वो क्या होते हैं? तुमने ये तो देखा ही होगा। हाँ, इससे हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। बिल्कुल सही, ये क्यूआर कोड होता है। ये डॉट्स और स्पेस के पैटर्न से बनता है। हर क्यूआर कोड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इसके अंदर एक छोटी सी जानकारी होती है, जैसे कि कोई लिंक, नंबर या फिर कोई लोकेशन। जब तुम किसी भी डिवाइस से क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, डिवाइस उस छुपे हुए मैसेज को पढ़ता है और तुम्हें दिखा देता है कि उस मैसेज में क्या है। सोचो, जैसे तुम बिना लिफाफा खोले उसके अंदर की चिट्ठी पढ़ रहे हो। बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ FC ग्रिड में होती है। रोबोट की लोकेशन की जानकारी भी इसी तरह क्यूआर कोड्स की मदद से सिस्टम तक जाती है। देखो, ये रोबोट्स बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स के ऊपर चलते हैं। हर स्क्वायर में एक क्यूआर कोड होता है। जैसे जैसे रोबोट आगे बढ़ता है, वो क्यूआर कोड स्कैन करता है और क्यूआर कोड उसकी जानकारी कंप्यूटर को भेज देता है। इस तरह कंप्यूटर को हमेशा पता रहता है कि कौन सा रोबोट कहाँ है और फिर वो उन्हें रास्ता बताता है ताकि वो एक दूसरे से टकराए ना। तो अब समझे रोबोट FC ग्रिड में बिना टकराए और लड़े कैसे चलते हैं। कहना पड़ेगा, ये बहुत ही समझदार है। पर अब देखते हैं कि हम कितना समझे। चलो क्विज लेते हैं। क्विज टाइम। फुलफिलमेंट सेंटर में रोबोट्स को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, क्यूआर कोड को स्कैन करके। दूसरा, किसी एक्सपर्ट से पूछकर। तीसरा, आपस में बात करके। चौथा, इनमें से कुछ भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है क्यूआर कोड को स्कैन करके। क्यूआर कोड में क्या स्टोर किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, लिंक। दूसरा, लोकेशन। तीसरा, नंबर। चौथा, सभी ऑप्शन सही हैं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है सभी ऑप्शन सही हैं। रोबोटिक मूवमेंट को और समझते हैं। सॉरी। क्या रोबोट्स भी बीमार पड़ सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल। इसीलिए हमारे पास एक पूरा क्रू यानी कि एक टीम है टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की, जो किसी भी रोबोट की प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देते हैं। तुम उन्हें देख पा रहे हो। अगर तुम ध्यान से क्रू को देखो तो तुम नोटिस करोगे कि उनके जैकेट में एक स्पेशल डिवाइस लगी होती है। ये डिवाइस एक रेडियो सिग्नल भेजती है जब भी वो किसी रोबोट के आसपास होते हैं। ये सिग्नल रोबोट को धीरे चलने या रुक जाने के लिए कहता है और इसी तरह वो एक्सपर्ट्स जाकर रोबोट्स में आई कोई भी परेशानी को ठीक कर पाते हैं। रेडियो सिग्नल वो क्या होता है? चलो हम इसे टीवी रिमोट के एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम एक बटन दबाते हो और चैनल बदल जाता है। ये हम टीवी और रिमोट को बिना किसी तार से जोड़े कर पाते हैं। कभी सोचा है ये कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिमोट टीवी को रेडियो सिग्नल्स के रूप में मैसेज भेजता है, लेकिन ये मैसेज दिखाई नहीं देता और जैसे ही मैसेज टीवी को मिलता है चैनल बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही FC में भी टेक्नीशियंस की डिवाइस से एक अदृश्य रेडियो सिग्नल भेजा जाता है। जब रोबोट को वो रेडियो सिग्नल मिलता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे धीरे चलना है या रुकना है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा टीवी रिमोट की बात सुनता है। लेकिन एक रोबोट के धीरे चलने पर या रुकने पर दूसरे रोबोट को दिक्कत नहीं होगी? नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से ही लोकेशन पता होती है। याद है हमने क्यूआर कोड्स के बारे में पढ़ा था। रोबोट उन्हें स्कैन करके अपनी लोकेशन सिस्टम को भेजते हैं। इसी तरह सब रोबोट्स को पता चल जाता है कि वो सब कहाँ हैं। पर ये जानकारी सभी रोबोट्स तक पहुंचती कैसे है? सभी रोबोट्स को ये जानकारी क्लाउड से मिलती है, जहां सारा डेटा स्टोर होता है। क्लाउड मतलब बादल जो आसमान में रहते हैं। इसका मतलब सारे रोबोट्स की जानकारियां हवा में रहती है। टेक्नोलॉजी में क्लाउड का मतलब थोड़ा अलग होता है। ये आपकी स्कूल की लाइब्रेरी जैसे होते हैं। सोचो, तुम्हारे स्कूल की लाइब्रेरी में हजारों बुक्स हैं। हर बुक में अलग अलग जानकारी है। कोई कहानियाँ बताती है, कोई विज्ञान, कोई मैथ्स। लाइब्रेरी सब कुछ अपने पास रखती है ताकि कोई भी बच्चा जाकर अपनी मर्जी की बुक ढूंढकर पढ़ सके। अब सोचो, बुक्स की जगह डेटा और लाइब्रेरी की जगह सर्वर्स होते हैं जहां सारा डेटा स्टोर होता है। बुक
जैसे रोबोट का अता पता, कौन सा ऑर्डर उठाया गया है, अगला काम क्या करना है। ये डिजिटल लाइब्रेरी जिसका सब इस्तेमाल कर पाते हैं, हम इसे क्लाउड कहते हैं। तो एफसी में जब रोबोट क्यूआर कोड स्कैन करता है या रास्ता बदलता है, तो वो जानकारी लाइब्रेरी में एक बुक की तरह चली जाती है और दूसरे रोबोट्स और इंजीनियर्स उसे पढ़ सकते हैं ताकि सबके पास सही जानकारी हो। तो मतलब जैसे बुक्स लाइब्रेरी में बच्चों की मदद करती है, ठीक वैसे ही क्लाउड में स्टोर किया डेटा रोबोट्स की मदद करता है। बिल्कुल, क्लाउड एक ऐसी जगह है जहां से सभी रोबोट और कंप्यूटर सिस्टम नई जानकारी लेते हैं, जैसे कि हम लाइब्रेरी में सवालों के जवाब ढूंढने जाते हैं। टेक्नोलॉजी इतना सब कुछ कर सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। बिल्कुल, अभी तो और भी बहुत कुछ है, पर उससे पहले आओ एक क्विज लेते हैं। क्विज टाइम। टेक्नीशियन रोबोट को रुकने का सिग्नल कैसे भेजते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला रेडियो सिग्नल की मदद से, दूसरा स्लो शब्द बोलकर, तीसरा किसी जादुई यंत्र से, चौथा क्यूआर कोड्स की मदद से। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है रेडियो सिग्नल की मदद से। क्लाउड के बारे में कौन सी जानकारी सही है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला जहां डेटा स्टोर किया जाता है, दूसरा क्लाउड एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह होता है, तीसरा हम क्लाउड से जानकारी लेते हैं, चौथा सभी ऑप्शंस सही हैं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है सभी ऑप्शन सही हैं। पिकिंग प्रोसेस क्या होता है? अगर एफसी ग्रेड में कछुए और खरगोश की रेस हो तो कौन जीतेगा? कछुआ? नहीं, रोबोट, क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का सबसे छोटा रास्ता बता सकती है। पर उसका लक्ष्य क्या है? इसके बारे में हम केट से मिलते हैं, जो हमें इसकी ज़्यादा जानकारी दे पाएगी। हेलो बच्चों, एफसी टूर में ये दूसरा स्टॉप है, पिकिंग। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे ऑर्डर किए गए सामान को सबसे तेजी से और सही तरीके से पिक करने में टेक्नोलॉजी कैसी मदद करती है। तो आप रेडी हो? हाँ। और आप? रोबोट अपना पॉड उठा के सबसे पहले पिकिंग स्टेशन पे लाता है। इस स्टेशन पर एक स्क्रीन, एक स्कैनर और प्लास्टिक के डब्बे होते हैं। डब्बों को हम टोट्स कहते हैं। रोबोट्स के आते ही पोर्ट के उस हिस्से पर रोशनी गिरती है जहां हमारा सामान रखा होता है। इसे हमारे पिकर उस सामान को बिना देरी के उठा लेते हैं। साथ ही में स्क्रीन पर भी सामान के बारे में और जानकारी आती है, जैसे नाम, टाइप और सामान की फोटो। फिर वो सामान का बारकोड स्कैन करते हैं और उसे इनमें से एक टोट्स में रख देते हैं। पर यहाँ बारकोड्स की क्या जरूरत है? बारकोड स्कैन करते ही सिस्टम सामान की पूरी जानकारी बताता है। इसे पिकर को कंफर्म करने में मदद मिलती है कि उन्होंने सही चीज उठाई है या नहीं, क्योंकि हर रोज बहुत सारे सामान के ऑर्डर्स होते हैं। इस तरीके से हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी गलत ऑर्डर आप तक ना पहुंचे। फिर हम उस सामान को उस टोट में रखते हैं जिसके ऊपर ग्रीन मतलब हरी लाइट जल रही होती है। सेंसर को दबाते हैं और उसे आगे जाने के लिए भेज देते हैं। पर ये टोट्स आगे तक कैसे जाते हैं? क्या इन्हें भी रोबोट लेकर जाते हैं? इसके लिए हमारे पास कन्वेयर बेल्ट होती है, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख पा रहे हो। ये एकदम रोलर कोस्टर की तरह आगे बढ़ते हैं और बहुत सारा सामान एक बार में उठा लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ये कन्वेयर बेल्ट कितनी लंबी होती है? हमारे एक एफसी में ये 48 किलोमीटर जितनी लंबी हो सकती है, जो लगभग उतना ही दूर है जितना दिल्ली के लाल किले से हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क का रास्ता। तुम अभी चलना शुरू करोगे ना, तो पहुंचने में लगभग 9-10 घंटे लग जाएंगे। इतना लंबा रास्ता? हाँ, तो चलो अब अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले क्विज टाइम। क्विज टाइम। बारकोड स्कैन करने पे क्या होता है? आपके ऑप्शंस है, पहला हम उसमें स्टोर की गई जानकारी पढ़ सकते हैं, दूसरा हम जानकारी हटा सकते हैं, तीसरा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चौथा इनमें से कुछ भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है।
सही उत्तर है हम उसमें स्टोर की गई जानकारी पढ़ सकते हैं। टोट में सामान डालने से पहले स्कैनिंग क्यों करते हैं? आपके ऑप्शंस है, पहला सही सामान पहचानने के लिए, दूसरा सामान को नया बनाने के लिए, तीसरा सामान को रिकॉर्ड में से हटाने के लिए, चौथा टोट में सजावट करने के लिए। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है सही सामान पहचानने के लिए। पैकिंग प्रोसेस में क्या होता है? चलो अब समय टोनी से मिलने का, वो हमें और जानकारी देंगे। आओ उनसे मिलते हैं। हाय, मेरा नाम टोनी है। हाय। आज पंकज भैया के घर पे अमेज़न से एक डब्बा आया था, तो हम जानना चाहते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि कौन से डब्बे में कौन सा सामान जाएगा। टेक्नोलॉजी। कैसे? हमारा सबसे जरूरी काम होता है कि हम पहले अपने सामान के लिए सबसे छोटा डब्बा ढूंढें। जो छोटी आइटम है वो छोटे डब्बे में और बड़ी आइटम बड़े में जाती है। हमारी छोटी छोटी चॉइसेस से पर्यावरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी की मदद से कार्डबोर्ड, ईंधन यानी फ्यूल या किसी भी प्रकार की रिसोर्स का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करते हैं। इससे पर्यावरण भी खराब नहीं होता और हमारे कस्टमर को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। पर इसमें टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है? तो हमारे पास हर सामान की सभी जानकारी होती है, जैसे उसकी लेंथ, हाइट और वेट, और ये सब हमारे डेटाबेस में होता है। जब हमें कोई भी सामान पिकिंग स्टेशन से मिलता है तो हम उसके माप के हिसाब से सबसे छोटा डब्बा ढूंढ लेते हैं जिसमें वो आइटम जा सके। डेटाबेस? जब बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके उसे ऑर्गेनाइज करके कंप्यूटर या सर्वर में स्टोर करते हैं तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। एफसी के डेटाबेस में हमारे पास सामान की सारी जानकारी होती है। उनके वजन से लेकर उनकी लंबाई, चौड़ाई और अन्य जानकारी सब कुछ स्टोर किया जाता है। तुमने जरूर ध्यान दिया होगा कि तुम्हारा स्कूल तुम्हारी सारी जानकारी सेफ रखता है, जैसे कि तुम्हारी हाइट, वेट, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस। तुमने कभी सोचा है कि सारी जानकारी कहाँ जाती है? इन सारी जानकारी को हम कंप्यूटर में सेफ रखते हैं और इसे हम डेटाबेस कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? चलो शुरू से शुरू करते हैं। जैसे ही टोट पैकिंग स्टेशन पर आता है, हम उसके साइड पर बारकोड स्कैन करते हैं। ये सिस्टम को बताता है कि सामान पैकिंग स्टेशन पर पहुंच गया है। फिर हमारा पैकर सामान उठाता है और उसे कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करता है। सिस्टम बताता है कि किस साइज का डब्बा इस्तेमाल करना चाहिए। फिर पैकर उसी डब्बे में वो सामान डाल देता है। इसके बाद कंप्यूटर को पता होता है कि इसे पैक करने के लिए मिनिमम कितनी टेप चाहिए होगी और वो उतनी ही टेप को निकालता है। फिर हमारा पैकर उस पे टेप लगाकर आगे जाने के लिए तैयार करता है। पर यहाँ तो इतने सारे डब्बे हैं। अगर पंकज भैया का डब्बा किसी और के डब्बे के साथ मिक्स हो गया तो इस गड़बड़ से बचने के लिए जैसे ही आइटम पैक हो जाती है, हम उस पर एक बारकोड लगाते हैं। उस बारकोड में कस्टमर की जानकारी होती है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम लोग स्कूल में अपने आई कार्ड पहनते हो। ये पैकेज का आई कार्ड है। इससे ये सभी डब्बे कभी आपस में मिक्स नहीं होते। पर बारकोड क्यों लगाते हैं? हम सीधा सीधा नाम और पता भी तो लिख सकते हैं। हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स की प्राइवेसी सेफ रहे। इससे उनकी सारी जानकारी बिल्कुल प्राइवेट रहती है और किसी को पता नहीं चलती, और कंप्यूटर भी आसानी से इंफॉर्मेशन स्कैन कर सकता है। इससे मुझे एक फिल्म याद आई जिसमें सुपर हीरो को अपनी पावर को छिपा के रखना पड़ता था। काश उसे बारकोड्स के बारे में पता होता तो वो अपनी सुपर पावर्स को वहां छिपा सकता था। ठीक है, तो अब देखते हैं ये पैकेज सील होकर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्विज लेना मत भूलना। क्विज टाइम। डेटाबेस क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला जहां जानकारी को ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया जाता है, दूसरा कंप्यूटर में खेले जाने वाली एक गेम, तीसरा फुलफिलमेंट सेंटर का एक स्टॉप, चौथा इनमें से कुछ भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है जहां जानकारी को ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया जाता है। Amazon फुलफिलमेंट सेंटर में जब एक ऑर्डर पैकिंग के लिए तैयार हो जाता है
तो सिस्टम पैकिंग के लिए सबसे छोटा डब्बा कैसे ढूंढता है? आपके ऑप्शंस हैं: पहला, कंप्यूटर के एक डेटाबेस से जिसमें प्रोडक्ट की सभी जानकारी स्टोर की जाती है। दूसरा, रोबोट की मदद से। तीसरा, अंदाजे से। चौथा, ड्राइवर अपने हिसाब से डब्बा लेते हैं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है कंप्यूटर के एक डेटाबेस से जिसमें प्रोडक्ट की सभी जानकारी स्टोर की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? अब तो सारा सामान पैक हो गया, तो अब क्या ये डिलीवरी के लिए तैयार है? चलो एक्सपर्ट से पूछते हैं। डिलीवर करने से पहले अभी और भी स्टेप्स हैं। जैसे अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देखेंगे कि जितना पैकेज का वजन होना चाहिए उतना है या नहीं। इससे हमें पता चलता है कि सामान सही है या गलत। सोचो, तुमने एक टूथपेस्ट ऑर्डर किया, उसका वजन लगभग 100 ग्राम तो होगा और पैकेज का वजन 100 किलो दिख रहा है। इसका मतलब उसमें टूथपेस्ट तो नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें और डिटेल में समझाता हूं। तो सबसे पहले सभी पैकेज हमारे अगले स्टेशन पे पहुंचते हैं, जिसे हम स्लैम कहते हैं। यहाँ एक कैमरा सेंसर है जो डब्बे पे लगे लेबल को पढ़ता है। याद है ना, हमने पैकेजिंग स्टेशन पे लेबल लगाया था। फिर स्कैनर उस सामान को पहचान लेता है और कंप्यूटर को उसके बारे में बताता है। कंप्यूटर फिर डेटाबेस से चेक करके पता लगाता है कि इसका वजन कितना होना चाहिए। फिर जैसे ही पैकेज कन्वेयर बेल्ट पे आगे बढ़ता है, वहाँ एक वजन मापने की मशीन होती है जो पैकेज का वजन बताती है। फिर हमारा सिस्टम इन दोनों वजन को मैच करता है और देखता है कि ये अलग है या फिर सेम। जैसे ही दोनों वजन की वैल्यू मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि सामान सही है और वो आगे बढ़ जाता है। अगर दोनों वजन मैच नहीं करते तो स्लैम मशीन अपने आप बॉक्स को कन्वेयर बेल्ट से हटा देती है। फिर अमेज़न का एम्प्लॉय आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन पैकेज में सामान के अलावा डब्बे का भी तो वजन होता होगा ना, तो क्या उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती? तुम्हें एल्गोरिदम तो याद होंगे। एक ऐसा भी एल्गोरिदम होता है जो सामान के और डब्बे के वजन को जोड़ता है और फिर उसे पैकेज के असल वजन से मैच कर देता है। इसमें तो काफी वक्त लगता होगा ना? टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब आंख झपकते ही हो जाता है और इस प्योर प्रोसेस को हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे प्रोसेस में कोई गलती या किसी भी तरीके की लापरवाही न रह जाए। इसे एग्जाम के रिवीजन जैसा समझो। एग्जाम शीट सबमिट करने से पहले हम तुम्हें कहते हैं ना कि एक बार और नज़र मार लो, ताकि कोई छोटी मोटी गलती रह जाए तो वो सुधारी जा सके। यही है एक एग्जाम्पल। याद है सोनू ने एक बार एग्जाम में लिखा था, चलो पापा खाते हैं, और पापा के बाद कॉमा लगाना भूल गया था। और ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा है कि वो अपने पापा को खाता है। अरे यार, मेरे अंदर भी टेक्नोलॉजी होती ना तो मैं भी क्वालिटी कंट्रोल कर पाता। क्या तुम भी कोई ऐसी मूवमेंट याद कर सकते हो जब तुमने क्वालिटी कंट्रोल किया हो? तुम दोनों तो काफी तेजी से सीख रहे हो, पर चलो देखते हैं कि तुमने सच में कितना सीखा है। क्विज टाइम। पैकेज में सही सामान देखने के लिए क्या किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, पैकेज खोला जाता है। दूसरा, जादुई चश्मे से डब्बे में देखा जाता है। तीसरा, आइटम का वजन पैकेज में रखे सामान के वजन से मिलाया जाता है। चौथा, इनमें से कुछ भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है, आइटम का वजन पैकेज में रखे सामान के वजन से मिलाया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, पैकेज में सही सामान चेक करने के लिए। दूसरा, पैकेज को तेजी से डिलीवर करने के लिए। तीसरा, सामान की क्वालिटी बेहतर करने के लिए। चौथा, इनमें से कुछ भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है।
सही उत्तर है पैकेज में सही सामान चेक करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल के बाद क्या होता है? तो क्या लगता है क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद क्या होता होगा? क्या मैं कविता से बता सकती हूँ? बिल्कुल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, पैकेज निकल के भागा। मेरे ख्याल से अब पैकेज आगे जाने के लिए तैयार है। लगभग बिल्कुल सही कहा तुमने। पर पैकेज निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजें को होना जरूरी है। आओ इस बारे में एक्सपर्ट से बात करते हैं। हेलो, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को क्वालिटी कंट्रोल का मतलब समझ आ गया होगा। जैसा मैंने पहले कहा, स्टॉप को हम स्लैम कहते हैं। स्लैम मतलब स्कैन, लेबल, अप्लाई, मैनिफेस्ट। स्कैनिंग तो हम पढ़ चुके हैं। हमारे अगले 2 स्टेप्स हैं लेबल और अप्लाई। यहां हम एक लेबल चिपकाते हैं जिसपे कस्टमर का नाम और पता प्रिंट होता है। इसके लिए हम रोबोट्स के साथ काम करते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो, एक रोबोटिक आर्म होती है जो डब्बे पे लेबल चिपकाने में हमारी मदद करती है। पर इससे कहीं डब्बे टूट तो नहीं जाते? ये आम तो काफी बड़ी और भारी लग रही है। अगर इसने डब्बे को पिचका दिया तो? सोनू, तुझे हल्क कार्टून याद है जहाँ एक मॉन्स्टर ने अपने एक मुक्के से पूरी बिल्डिंग तोड़ दी थी? हाँ, अगर डब्बे को भी ऐसा हो गया तो? सच कहूँ तो हमने भी इस सब के बारे में सोचा और फिर टेक्नोलॉजी से हमें फिर इसका समाधान भी मिल गया। तो सेंसर की मदद से रोबोटिक आर्म डब्बे पे लेबल चिपकाने से पहले ही रुक जाती है। फिर एक छोटी सी पाइप से हवा निकालती है और उस हवा के दबाव से लेबल डब्बे तक उड़कर खुद से ही चिपक जाता है। तो डब्बा भी सेफ रहता है और लेबल एकदम अच्छे से चिपक जाता है। और इस तरह हम अपने फाइनल स्टेप तक पहुंचते हैं, मैनिफेस्ट। यहां पर हमारा पैकेज अब पूरी तरह से तैयार है। इतने स्मार्ट रोबोट्स कौन बनाता है और कैसे? काश मैं भी ये सब सीख पाती। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं। आओ मैं उनसे तुम्हारी बात कराता हूँ। मिलिए एरिका से। हाय एरिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या आप इन बच्चों को बताना चाहेंगे कि आप Amazon रोबोटिक्स में क्या काम करती हैं? धन्यवाद ट्रिनिडाड। हाय बच्चों, मैं Amazon रोबोटिक्स में रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। स्कूल में मैं बहुत शाय हुआ करती थी। अब रिसर्च साइंटिस्ट बनके मैं नए फिजिकल आइटम्स और फिजिक्स सिमुलेशंस पे काम करती हूँ। ये वीडियो गेम्स की तरह होते हैं जिससे हम फुलफिलमेंट सेंटर में हो रही रोबोटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे रोबोट के हाथ को शेल्फ्स तक पहुंचाना, चीजें उठाना और फिर उन्हें फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर रूट करना ताकि वो पैकेज तक पहुंच सके जो तुम्हारे घर आता है। मुझे रोबोटिक्स का ये तालमेल बहुत पसंद है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा बदलती रहती है, बेहतर होती रहती है। इसीलिए अगर तुम टेक में काम करोगे तो तुम्हें हर रोज एक नया चैलेंज सॉल्व करने को मिलेगा और तुम कभी बोर नहीं होगे। मेरे दोस्त और परिवार सबको जब Amazon पैकेजेस मिलते हैं तो मुझे देखने को मिलता है कि मेरा काम कितने लोगों की जिंदगी पर अच्छा प्रभाव डालता है। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। हम सबसे ये जानकारी शेयर करने के लिए धन्यवाद एरिका। अब हम आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले क्विज टाइम। पैकेज पे लेबल चिपकाने के लिए इसमें से क्या काम आता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला रोबोटिक आर्म, दूसरा हवा का दबाव, तीसरा सेंसर्स, चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है, सभी ऑप्शन सही हैं। मशीन लर्निंग हमारी मदद कैसे करती है? हेलो, मेरा नाम पैट्रिक है। मैं आप सबको आखिरी स्टॉप के बारे में जानकारी दूंगा, शिपिंग। हाय पैट्रिक, तो क्या अब पैकेज एफसी से बाहर जाने के लिए तैयार है? फाइनली हाँ, पर ये सब भी एक प्रोसेस के जरिए होता है। आओ इस प्रोसेस के बारे में और जानते हैं। जब पैकेज शिपिंग स्टेशन पर पहुंचता है, एक सेंसर हर बॉक्स को स्कैन करता है ताकि पता चल सके कि उसे कहां जाना है। सबसे तेजी से पहुंचने वाले रास्ते को देखकर हर पैकेज को तुरंत एक ट्रक असाइन कर दिया जाता है। पैकेज फिर ट्रक में लोड होने के लिए तैयार हो जाता है, लोडिंग एरिया तक जाता है
और वहाँ एक ट्रक उसके लिए इंतजार कर रहा होता है और फिर पैकेज लिए ट्रक अपने डिलीवरी स्टेशन की तरफ रवाना होता है। लेकिन सबसे तेज डिलीवरी रूट का पता कैसे चलता है? दुनिया इतनी बड़ी है कि कहीं भी जाने के इतने सारे रास्ते हैं। जैसे हमारे पास हर परेशानी के लिए टेक्नोलॉजी है, वैसे ही इसके लिए भी इंजीनियर्स ने खास टेक्निक बनाई है जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग। इसका इस्तेमाल मैप्स बनाने में होता है जिन्हें हम सब फॉलो करते हैं। मशीन लर्निंग? तुम्हें याद है जब हमने एल्गोरिदम को मैगी रेसिपी की मदद से समझा था? हाँ, एल्गोरिदम मतलब एक रेसिपी के स्टेप्स को फॉलो करना, जैसे मैगी बनाने के लिए सोनू ने किया था। बिल्कुल सही। इसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग कहते हैं। मतलब जैसे हमेशा से कंप्यूटर काम करते आया है, तुम कंप्यूटर को सारे स्टेप्स बता देते हो और वो बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स फॉलो करता है। अगर तुम कहते हो पानी उबालो, नूडल्स डालो, मसाला डालो, 2 मिनट तक पकाओ, तो कंप्यूटर हमेशा वैसा ही करेगा। लेकिन सोचो, अगर तुम कंप्यूटर को रेसिपी बिल्कुल ना बताओ और उसे हजारों वीडियोस दिखाओ मैगी बनाने की, कोई सब्जी के साथ बनाता है, कोई अलग कुकिंग स्टाइल के साथ, तो बस इतना बताओ कि कौन सी टेस्टी है और कौन सी नहीं। बस यही है मशीन लर्निंग। कंप्यूटर सब उदाहरणों को पढ़ के खुद ही उनके तौर तरीके समझता है, जैसे कितना पानी डालना है या नूडल्स कब तैयार हैं, और फिर नए पैकेट के साथ भी मैगी बना लेता है, चाहे वो नया पैकेट पहले कभी ना देखा हो। तो मतलब पुराना तरीका यानी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग कहता है तुम वो करो जैसा हम कहे, और मशीन लर्निंग कहती है तुम इन एग्जाम्पल से सीखकर खुद फॉलो करो। बिल्कुल सही। इसीलिए मशीन लर्निंग हमारे बिना बताए खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और यही मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बनाने में भी हेल्प करती है। पर डिलीवरी के लिए बेस्ट रास्ता ढूंढने के लिए ये कैसे काम करती है? कंप्यूटर को बेस्ट डिलीवरी रूट्स ढूंढने में मदद करने के लिए हम उसे बहुत सारी सैटेलाइट फोटोज और मैप्स दिखाते हैं। इन फोटोज को देखकर कंप्यूटर सीखता है कि सड़कें और घर आमतौर पर कैसे दिखते हैं। फिर वो अपने स्मार्ट तरीके से नए फोटोज में रोड्स को पहचानता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर ने मैगी बनाने के सबसे सही तरीके सीखे, वैसे ही वो ट्रैवल करने के भी सबसे सही रास्ते ढूंढता है। क्या तुम भी सैटेलाइट इमेजेस के बारे में सोच रहे हो? तुमने सैटेलाइट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो मशीन जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है, वो स्पेशल कैमरे से पृथ्वी की तस्वीर खींचती है। और इस तरह मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कई जगह पे होता है। जैसे क्या तुम ये शिपिंग सॉर्टर देख पा रहे हो? इस पे रखे गए डब्बों और वजन के अनुसार वो अपनी रफ्तार बदल लेता है। ये सब भी बस मशीन लर्निंग की मदद से हो पाता है। तो आप समझे कि ट्रक्स मशीन लर्निंग से कैसे हमारे सभी ऑर्डर्स को शिप करती है। ये कितना अमेजिंग है ना? हाँ, मजेदार तो है, पर मैं अभी भी सोच रही हूँ कि ये सब होता कैसे है। हमारे एक्सपर्ट्स इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं ताकि पिकिंग, पैकिंग और शिपिंग ठीक से चलती रहे। क्या तुम इनसे मिलना चाहोगे? हाँ। मिलिए जूली से। हाय जूली, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाय पैट्रिक। क्या आप इन बच्चों को बताना चाहेंगी कि आप Amazon रोबोटिक्स में क्या काम करती हैं? हाँ, क्यों नहीं। हेलो बच्चों, मैं Amazon रोबोटिक्स में सॉल्यूशंस डिजाइन टीम की मैनेजर हूँ। सॉल्यूशंस में हम अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के पार्ट्स को जोड़कर एक सिस्टम बनाते हैं। वो सिस्टम कॉम्प्लेक्स काम करता है, जैसे पिकिंग, पैकेजिंग और Amazon के ऑर्डर्स को कस्टमर्स तक शिप करना। स्कूल में मैं थोड़ी ऑकवर्ड थी, पर मुझे स्पोर्ट्स का शौक था और मैं सभी दोस्तों के साथ मिलजुल के रहती थी। सॉल्यूशंस डिजाइन टीम की हेड होने के नाते मैं अपनी टीम के साथ नए और बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम करती हूँ, जो Amazon को दुनिया भर में एक दिन में डिलीवरी करने में मदद करेगी। मैं बच्चों को एनकरेज करती हूँ कि अगर वो समाज में फर्क लाना चाहते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हैं जो रोज इस्तेमाल होती है, तो उन्हें टेक फील्ड में करियर जरूर बनाना चाहिए। पंकज भैया, जूली ने अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर असल में किसी भी सिस्टम का वो फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर और कीबोर्ड। आज के टूर में तुमने जैसे सेंसर्स, स्कैनर्स, रोबोटिक आर्म्स देखे होंगे ना, वही हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। और सॉफ्टवेयर मतलब एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग, जैसे कि आज हमने पढ़ाई है। और डेटाबेस, जो डेटा स्टोर करता है ताकि सॉफ्टवेयर सही से काम कर सके, है ना? राइट। ऐसे ही सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटाबेस मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा टूर कंप्लीट होता है। अब मेरे जाने का वक्त है, तो मैं चलती हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि तुमने कुछ नया सीखा होगा। बिल्कुल, हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। बाय।
पर एक आखिरी क्विज लेना मत भूलना। क्विज टाइम। मशीन लर्निंग के बारे में क्या जानकारी सही है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, रूल्स को एक ऑर्डर में फॉलो किया जाता है। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल्स की मदद से सीखा जाता है। तीसरा, तुक्के से काम किया जाता है। चौथा, इनमें से कुछ भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है, इसमें एग्जाम्पल्स की मदद से सीखा जाता है। सबसे तेज डिलीवरी रूट्स ढूंढने के लिए क्या किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला, उस जगह पे खुद जाकर टाइम का हिसाब लगाया जाता है। दूसरा, मशीन लर्निंग से मैप बनाया जाता है। तीसरा, ड्राइवर्स की मदद ली जाती है। चौथा, इनमें से कुछ भी नहीं। आपका समय अब शुरू होता है। सही उत्तर है, मशीन लर्निंग से मैप बनाया जाता है। अब तुम दोनों को समझ आया कि सामान डिलीवर करने में टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है? हाँ। तो एक गेम खेलें? क्या? टेक्नोलॉजी अंताक्षरी। ये कैसे खेलते हैं? इस गेम में तुम मुझे वो बताओगे जो तुमने अभी तक सीखा, लेकिन अंताक्षरी के अंदाज में। जिस शब्द पर मैं खत्म करूंगा ना, वहीं से तुम्हें शुरू करना है। ठीक है? ठीक है। तो फिर शुरू करें। एल्गोरिदम ने मेरे ऑर्डर की जिम्मेदारी सबसे नजदीकी एफसी को दी, ई। इसके बाद रोबोट को नजदीकी पॉड के पास भेजा गया। यहाँ से फिर रोबोट क्यूआर कोड से अपनी लोकेशन क्लाउड तक भेजता है, जिससे वो आपस में नहीं टकराते। तो अब ऑब्जेक्ट पिकर के पास पहुंचता है और स्पॉटलाइट की मदद से पिकर उसे उठा लेता है। यहाँ से टोट सामान को अगले स्टेशन पे ले जाता है, जहाँ उसका वेट कर रहा होता है हमारा पैकर। राइट बॉक्स ढूंढने के लिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और सामान के लिए छोटे से छोटा डब्बा ढूंढते हैं। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जहाँ सामान के वेट को उसके आइडियल वेट से मैच करते हैं। इसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। लेबल लगाने के लिए रोबोटिक आर्म की मदद ली जाती है। हाँ, हम अब बॉक्स को शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस स्टेप को कहते हैं स्लैम। मशीन की मदद से हम बेस्ट डिलीवरी रूट्स ढूंढते हैं। डिलीवरी के लिए ऑर्डर अब चला जाता है। वेरी गुड। मुझे लगता था टेक्नोलॉजी कितनी डिफिकल्ट है, पर ये तो बहुत क्रिएटिव है। हाँ, जिन एक्सपर्ट्स की वजह से हो पाता है ना, सोचो अगर वो हमारे आसपास ना होते तो फिर आपके पास टूथपेस्ट नहीं आता और आप ब्रश नहीं कर पाते और हमें बिना दांतों वाले मॉन्स्टर से पढ़ना पड़ता। बिल्कुल, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से सब कुछ मुमकिन हो पाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहो।